हम जब थे तो 2 बिल्डिंग्स थी हम्म एंड देयर वाज अ पार्किंग लॉट. अब देयर इज अ सेपरेट पार्किंग लॉट इन 3 बिल्डिंग्स. तो एक तो ये एक्सपेंशन हो गई. फिर मैंने ये भी नोट किया है कि लैब्स माशाल्लाह काफ़ी बन गए हैं. हम सब की फेवरेट कैनोपी होती थी स्नो मोर. वो अब I like to break this news to everyone that the अब वहाँ canopy पे is no more, but I think it's for the better. वहाँ पे जो चीज़ आजकल अब आपने मुझे देखा बताई है पैडल वगैरह का भी सिलसिला हो रहा है, जी, तो जी, मेरे जी. ख्याल में शायद मैं वही कह रहा हूँ कुछ कि सिलसिला अभी उस तरीके पे ओवरऑल रिवील नहीं हुआ जी है, हाँ. लेकिन कुछ अच्छा ही देखेंगे कुछ और अच्छा फिर ही आपको देखेंगे. बुलाएंगे उसमें भी कुछ अच्छा ही देखेंगे दोबारा. इंशाल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कैंपस टू कैरियर एपिसोड 8 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं. उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे. दिस इज इब्राहिम रिजवान वर्किंग एज अ प्लेसमेंट मैनेजर एट माजू. और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है सलमानुर रहमान सिद्दीकी. माजू के प्राउड एलुमनाई हैं. बीडीओ एलएलसी ओमान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. तकरीबन 4 से 4.5 साल का अरसा हो गया. सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज के इस माजू के पॉडकास्ट में शिरकत की. कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह. जज़ाकल्लाह. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको. वालेकुम सलाम. और हमारे तमाम व्यूवर्स को जो ये पॉडकास्ट देखते हैं और देखेंगे इंशाल्लाह. अच्छा लग रहा है. अच्छी फीलिंग है कि हमेशा की तरह जैसे दूसरे मौक़ों पर हमें पार्ट बनाया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, इस हिस्से में भी हमें मदऊ किया गया. नहीं, बिल्कुल आप माजू का प्राउड हैं और हमारे एलुमनाई है. बहुत शुक्रिया आप आए. सर सवालात का आगाज़ करते हैं. सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी माजू की जो जर्नी है वो कैसी रही? क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको याद आती हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से? मेरी जर्नी एक्साइटिंग थी और ये तमाम मैं कह सकता हूँ कि एस्पेक्ट्स के हवाले से, अगर मैं एजुकेशन को लूँ जो एक मकसद था उसके लिए आए हुए थे, और दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो तमाम तर एस्पेक्ट्स में काफ़ी यादगार एक जर्नी गुजरी. अपना MBA पूरा किया यहाँ पे और उसके साथ साथ अच्छे दोस्त बनाए, सही, अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाए और असातिज़ा को इज़्ज़त दी और उनसे इज़्ज़त ली भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. और मेरी जर्नी का इख्तिताम भी एक बहुत अच्छे नोट पे हुआ. मैं अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट था माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. तो अच्छा रहा ओवरऑल. चलें, ज़बरदस्त. और मुझे ये बताएं सर कि कौन से ऐसे मूवमेंट्स थे, क्या टर्निंग पॉइंट्स थे जो कि आपकी कैरियर को शेप कर गए? तो टर्निंग पॉइंट के हवाले से ये है कि एक चीज़ में मैं फॉर्चुनेटली बहुत लकी रहा कि जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की तो मेरे जॉब्स के हवाले से मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा. इंटरव्यूज़ लाइंड अप थे. उसके अलावा जो मज़ीद जो एप्टीट्यूड टेस्ट्स होते हैं उनकी तैयारी जब मैं यूनिवर्सिटी में था तभी शुरू हुई थी. प्लस कुछ इंटर्नशिप्स भी कर रखी थी. तो वो ज़रा मुझे कंपैरेटिव टू अनफॉर्चुनेटली जो वो हैं, आप कह लीजिए कि जो पोजीशन है करंटली, उसके कंपैरेटिव काफ़ी आसानी रही. लेकिन इधर तक तो हम प्रिपेयर्ड थे और करना क्या है, कैसे है काम, क्या करना है, टेक्निकलिटीज़ क्या हैं काम की, वो सब इल्म था. यूनिवर्सिटी से भी एक उसमें बूस्ट मिला था. लेकिन चैलेंज आए थे जब मुझे कॉर्पोरेट टॉक्सिसिटी फेस करनी पड़ी. तो उसमें मैं हाइंडसाइट में ये सोचता हूँ कि जैसे हम यूनिवर्सिटी में थे, सिर्फ मैं नहीं बाकी सारे भी मेरे जो दोस्त थे या अहबाब थे, कोर्समेट्स थे, हमें पैम्पर किया जाता है. हमारे असातिज़ा हमारी बहुत इज्जत करते हैं और एज इंसान ही ट्रीट करते हैं. लेकिन इसका पूरा कह लीजिए एक पैराडाइम शिफ्ट था जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन करते हैं. और चूँकि आप MBA करके आए हैं और आपका एक सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो आपको पोजीशन भी फिर उसी के हिसाब से मिलेगी. तो हासिदीन इस चीज़ पे खुश नहीं होता है. बिल्कुल. जो लोग वहाँ बैठे हुए, मैं उनको भी पूरा ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन ईजी नहीं होता कि एक इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठा है, स्ट्राइव कर रहा है किसी चीज़ के लिए, एंड देन अ न्यू कमर्स कम इन एंड ही गेट्स अ पोजीशन दैट द अदर गाय वाज लुकिंग फॉर. सो ये चीज़ फेस की थी. और उसमें मैंने खुद ही फिर चीज़ समझ ली कि या तो अपना काम अच्छा करना पड़ेगा या फिर मुझे काउंटर करना पड़ेगा इसको.
तो उसमें भी मैं फॉर्चुनेट रहा कि मैंने काम ही अच्छा किया वहाँ पे, और फिर मैंने अपनी फर्दर स्टडीज़ परसू की, CFA कैंडिडेट लेवल 1 में वहाँ पे हुआ और अपना एग्ज़ाम भी क्लियर किया, एंड देन आई मूव्ड ऑन टू अनदर जॉब, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो करियर शिफ्ट ही है, जहाँ पे मैं एक जगह कॉर्पोरेट फाइनेंस देख रहा था, दूसरी जगह पे मुझे टोटली डिफरेंट तरीके से फाइनेंस के ही एम्बिट में, लेकिन पोलर ऑपोजिट्स वो देखने पड़े। वो भी टर्निंग पॉइंट आप कह लीजिए कि एक ऐसा था कि अब आप एक नई जगह जा रहे हैं, अब आपको वहाँ पे अपने आप को मनवाना है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी कामयाबी ही मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो ये चीज़ें आपके लिए लकी साबित रही। और क्या समझते हैं कि सर जो आजकल स्टूडेंट्स होते हैं पहले 4 साल की यूनिवर्सिटी डिग्री का वेट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि छठे सेमेस्टर या 5वें सेमेस्टर से ही अपनी जॉब्स, इंटर्नशिप्स और पार्ट टाइम कोई ना कोई रोल में स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या समझते हैं कि स्टार्ट से ही करना चाहिए कि आखिरी में? बिल्कुल, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जब हमने ग्रेजुएट किया तो उस वक्त फौरन उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड के बाद जो लोग जॉब ढूंढने निकले तो वो 1 साल तक बेरोजगार बैठे रहे, क्योंकि किसी को कुछ नहीं मिल रहा था। और ऑन दी अदर हैंड जो लोग छठे 7वें सेमेस्टर जैसे हम लोग थे, अगर हम अपने ग्रेजुएशन जर्नी में हमने उसी वक्त ही काम ढूंढ लिया था, तो जैसे ही बस डिग्री मिली और हम पहले से जॉब पर थे, बल्कि और तरक्की हो गई। तो क्या समझते हैं कि पहले से ही कर लेना चाहिए चीज़ों को, पहले से ही लुक आफ्टर कर लेना चाहिए, जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, या कोई भी काम, या एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, कोई भी अपना काम कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ करनी चाहिए, या फिर बाद में इंसान निकले तो वो फिर क्या चीज़ें फेस? अच्छा सवाल है आपका, और मेरे हिसाब से पढ़ाई के साथ साथ ही इसको करना चाहिए जब आप यूनिवर्सिटी में हों, क्योंकि जब आप इसको ऐसे नहीं ले सकते ऑन फेस वैल्यू कि आपके जो असातिज़ा हैं वो सिर्फ असातिज़ा ही सही। मेरे असातिज़ा में जैसे मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, बिल्कुल, आसिफ नाजी साहब, माशाअल्लाह, जावेद बलूच साहब, फैसल माजिद साहब, ये फाइनेंस के हमारे टीचर हुआ करते थे। तो ये इनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऑलरेडी था, तो ये आपकी काफ़ी चीज़ों पे मदद कर सकते हैं। CV कैसे बेहतर हो सकती है स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, सही, ऑल द वे टू कोई सवाल जिसका आपको इल्म है कि इसका जवाब क्या है, लेकिन एक कॉर्पोरेट लिंगो इस्तेमाल करते हुए उसका जवाब देना, ये बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी से आपको इसको शुरू करना चाहिए। अच्छा, फिर इसके अलावा आपको अपनी ग्रूमिंग भी करनी चाहिए। मेरी एक आदत थी कि जब मैं ग्रुप सेशंस हुआ करते थे कि असातिज़ा हमारा ग्रुप बना देते थे, अब आप कुछ प्रेजेंट करेंगे एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, तो मैं उसमें ना सिर्फ टॉपिक अपना डिस्क्राइब करता था, मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लेके जाता था जो मुझे स्टैंड आउट करेगी। हैंड आउट्स, जो चीज़ मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ उसकी स्लाइड्स तो हैं ही, सही है, लेकिन एक हैंड आउट भी होता था कि या मेरी प्रेजेंटेशन की आइटनरी ये है, ये आइटम्स मैं डिस्कस करूँगा, उसके बुलेट पॉइंट्स ये हैं, तो इन केस somebody is not understanding my point of view at that very moment, they can take something home or to revisit later on. तो ये मैं किया करता था। तो इस पे मैंने तो काम पहले से शुरू किया हुआ था कि क्या करना है, प्लस एक आप कह लीजिए कि पर्पस क्या है। आप तालीम हासिल कर रहे हैं, हर किसी का पर्पस एक नहीं होता, किसी को अपना बिजनेस रन करना होता है, किसी को जॉब रिलेटिवली सेफर लगती है। तो उसमें अगर आपका कोई पर्पस है, आपकी इंडस्ट्री ऑलरेडी आपने जॉट डाउन की हुई है, आप समझे हुए कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, तो आपको उस पर मेहनत भी करनी चाहिए। और आपको जब यूनिवर्सिटी में ही है उस इंडस्ट्री को अच्छे से और समझिए। आपके अगर कोई ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको बेटर इक्विप करती है कि मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन इसी इंडस्ट्री पे बनाता हूँ, तो वो बनाइए। मैंने अपना करियर का जो शुरुआत की थी, मैंने उसी कंपनी से की थी जिसमें मैंने इंटर्नशिप की थी। ज़बरदस्त। तो मुझे ऑलरेडी पता था कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनता है, उसके मेजर कस्टमर्स कौन हैं, उसका PSX पे शेयर कितने का है, फ्री फ्लोट कितना है, सब चीज़ें मुझे पहले से इल्म था। तो वहाँ पे भी हम एक तरीके से जो बाकी इंटर्न्स थे उनसे स्टैंड आउट करते थे। चूँकि सर आप ड्यूरिंग दी क्लासेस और अपने पढ़ाई के दौरान ही के अंदर ही आपने इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आप अंडरस्टैंडिंग भी जल्दी जल्दी करते हो, फिर ग्रोथ के लिए भी फिर आसानी होती है। अगर एक 8 सेमेस्टर के बाद लड़का अब इंटर्नशिप करने या जॉब ढूंढने निकल रहा है, तो ऑन दी अदर हैंड आपको 2 साल का तजुर्बा मार्केट का है, तो आपका जो गेम स्टैंड आउट का होगा वो अलग ही होगा। तो मेरे हिसाब से भी हमें पहले से ही स्ट्रगल करनी चाहिए। आजकल की जो जनरेशन है वो नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, वो बोलते हैं यार अभी छोड़ो, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन हैं, पढ़ाई के दिन। इब्राहिम, मैं यहाँ पे
दो बात ऐड करना चाहूँगा। एक ये कि जब आप जॉब सीख कर रहे होते हैं तो जॉब ढूंढना ही आपका एक फुल टाइम बिजनेस होता है, फुल टाइम जॉब आपकी हुई है, आप जॉब ही ढूंढिए। दूसरा ये कि आपको अनफॉर्चुनेटली अपने आप को रगड़े के लिए तैयार है। अब पहली जॉब जो थी उसमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, वक्त पे ऑफिस जाते थे, वक्त से ऑफिस से घर आते थे। लेकिन जब मैंने अपना करियर स्विच किया, कॉर्पोरेट फाइनेंस में आए, वैल्यूएशंस की, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस की, फीजिबिलिटीज़ की, और उसमें भी क्लाइंट्स हमारे बड़े बड़े पाकिस्तानी कॉन्ग्लोमरेट्स हो गए या PNSE और टेक्सटाइल में जिन आप सेठों के नाम सुनते हैं वो हमारे क्लाइंट्स हुआ करते थे। तो उधर मैंने एक चीज़ भी जाने के रगड़ा बहुत ज़रूरी है। अब एक तो पार्ट ये था कि मैं यूनिवर्सिटी से उस चीज़ के लिए इक्विप था टेक्निकली, जो मुझे पहले जॉब में करना था। लेकिन अगर मैं उसको अपनी सेकंड जॉब से कंपेयर करूं तो मैं बहुत ज़्यादा इक्विप था सेकंड जॉब में आके। बिल्कुल। यानी अगर मैं टेक्निकलिटी और अंडरस्टैंडिंग की बात करूं तो मेरी सेकंड जॉब के 3 मंथ्स आपको 4.5 साल पे भारी हैं। ओहो, यस, क्या बात है। लेकिन उसकी कह लीजिए कि उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी थी। तो यहाँ कोई फैमिली टाइम नहीं, कोई सोशल टाइम नहीं। सुबह दफ्तर जा रहे हैं तो मम्मी पापा सो रहे हैं, रात में घर आ रहे हैं तो ये सो रहे हैं। सर वो कहते हैं ना कि आज का आराम जी कल की स्ट्रगल है, और आज की स्ट्रगल कल का आराम है। सही तो अगर आप आज रगड़ा खा लोगे तो आपको कल इंशाल्लाह लॉन्ग रन में वो आराम देगा। तो अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये कि ये बताएं कि आजकल एक फ्रेश ग्रेजुएट को स्टैंड आउट करने के लिए सबसे क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज क्या लगती है आपको कि वो होनी चाहिए? टेक्निकलिटी तो होनी चाहिए अपनी फील्ड पे। अगर बिल्कुल आप समझते हैं कि एक्सपर्ट वाला अबूर नहीं है तो वो ज़रूरी भी नहीं है। मैं कहूँगा वो वक्त के साथ साथ आता है। आप जितनी भी डिग्री हासिल कर लें, 10 साल का एक्सपीरियंस याफ्ता हो, आपको बीट करेगा ऑन एवरी फ्रंट। उससे ज़्यादा ज़रूरी है मैं समझता हूँ इंटरपर्सनल स्किल्स। ये भी एक हकीकत है जो हम पे आया हुई थी हमारे पहले ACR में, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिव्यू जो होता है। हम समझते थे काम सीधा सीधा होता रहता तो आप अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। पंक्चुअलिटी, चलो मैं पंक्चुअलिटी में भी अच्छा हूँ, क्लीनलीनेस में भी अच्छे हैं, ऑफिस डेकोरम भी फॉलो करने में अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैनेजर को ही नज़र आ रही हैं, मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, अब जब मैं किसी का मैनेजर हूँ तो मुझे उनमें वो चीज़ें नज़र आती हैं जो मेरे में भी थी, और उनका ताल्लुक इंटरपर्सनल स्किल्स से ही है कि आप अपनी गलत बात सही अंदाज में कह सकते हैं और आप अपनी सही बात गलत अंदाज में कह सकते हैं। बहुत मैटर करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन भी अब उसमें आ गई, कैसे अपने आप को कैरी कर रहा है बंदा, क्या चीज़ है, खाली GPA नंबर पर नहीं काम आते हैं। ओवरऑल आप पूरी अपनी शख्सियत एक पूरा मजमुआ होती है। बेशक मेरी GPA आई थिंक 3.95 थी कि 3.96 माशाल्लाह। और वो मुझसे मेरे पहले जॉब के 2 साल बाद किसी ने भी नहीं पूछता। सही बात है, क्योंकि आप मूव फॉरवर्ड करते रहते हैं, एक हद तक नाम लगता है। आजकल के रिवाज आजकल तो समझते हैं कि पहली जॉब पे भी आपसे वो बोलेंगे आओ काम कितना आता है। सही है, आप बेहतर जानते हैं, आपको मार्केटिंग क्योंकि हाँ आजकल मार्केटिंग भी है और खासकर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट्स को डिफरेंट इंडस्ट्रीज से कनेक्ट करना हमारा काम होता है। तो उसमें यही होता है कि भाई वो बोलते हैं कि टेबल पे क्या स्किल रख सकते हो, छोड़ो ये 3.5 और टारगेट मीट होता है। हाँ, टारगेट मीट होता है नहीं होता, किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, ओवरऑल एक पूरी शख्सियत को जज किया जाता है। बहुत जबरदस्त। सर थोड़ा सा अपनी हॉबीज के बारे में बताएं कि क्या आपकी हॉबीज थी या आजकल हैं स्टूडेंट लाइफ की, या आज अगर आप कॉर्पोरेट दुनिया में आ गए तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, हॉबीज क्या है? अच्छा, हॉबीज मेरी सारी ही पुरानी है। सही। कोई भी कह लीजिए कि अब शायद मेंटल बैंडविड्थ इतना फारिग नहीं है कि मैं कोई चीज़ और नई टेकअप कर सके, उसको परसू कर सकूं। तो हॉबीज में मेरी रीडिंग में बहुत करता हूँ, माशाल्लाह। स्पेशली अभी का जो सिनेरियो चल रहा है सही, उसके हवाले से पॉलिटिक्स और वॉरफेयर, उसको मैं काफ़ी नज़दीकी से देखता हूँ। फिर आपका गेमिंग का मैं बहुत शौकीन हूँ, उसमें आप प्लेटफॉर्म डिफरेंट कर लें, मेरे पास उसका कुछ ना कुछ सेटअप मौजूद होगा, ऑल द वे फ्रॉम निंटेंडोज टू VR, सही, जो XR अभी आप कह रहे हैं, तो वहाँ तक उसका शौक अभी तक कायम क्या बात है। फिर आप कह लीजिए कि फोटोग्राफी का मुझे शौक है,
ओमान में मैं ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का एक रजिस्टर्ड फोटोग्राफर हूँ उनके लिए। क्या बात है। और वहाँ पे बड़े एक्साइटिंग ड्रिफ्टिंग इवेंट्स होते हैं। सही। तो मैं अच्छी तस्वीर लेता हूँ, मेरे हिसाब से तो अच्छी है लेकिन गलती है कि मैं उनको देता नहीं हूँ तस्वीर। अच्छा, फिर हमारा एक और शौक है, वो है एस्ट्रोफोटोग्राफी से। गालिबन यहीं के स्टूडेंट थे, एक मशहूद नाम था उनका। सही। तो उन्होंने मुझे दिखाया था कि इसकी भी तस्वीर ली जा सकती है। हालांकि मेरा ट्रैवल पाकिस्तान में स्पेशली अंदरून सिंध और बलूचिस्तान काफ़ी रहा है, तो मुझे पता है कि एक नाइट स्काई स्पेशली बॉटल्स में कैटेगराइजेशन होती है, बॉटल 1 से लेके शायद 9 तक या 7 तक, तो वो डार्कनेस का लेवल है। तो मुझे अंदरून सिंध का स्काई पता है कि ज़बरदस्त उसमें सितारे दिखते हैं, मिल्की वे का आम दिखता है, समर विंटर बोथ। लेकिन तस्वीर उसने मुझे दिखाई थी तो मैं उसको परसू किया फिर। और आज अगर आप कह लीजिए तो मेरे पास अपने टेलीस्कोप्स हैं माशाल्लाह। और बहुत यूनिक शौक है आपका। जी बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड है इसके लिए जी, क्योंकि कभी कभार आप पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं लेकिन बादल आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसमें फिर ये है कि मैं कराची एस्ट्रोनॉमर सोसाइटी का भी पार्ट हूँ। क्या बात है। जिनके पास कंज्यूमर लेवल की 3 सबसे बड़ी टेलीस्कोप्स उनके पास है। जहाँ तक मुझे फैक्ट्स याद हैं, सबसे बड़ी 3 पाकिस्तान की कंज्यूमर लेवल की टेलीस्कोप्स और अंडर कराची एस्ट्रोनॉमर सोसाइटी, जिनका एक ऑब्जर्वेटरी भी है, शायद आपको पता नहीं हो इसके बारे में। सही। एक ऑब्जर्वेटरी है जो गुलिस्तान जौहर के इलाके में, और वहाँ पे वो इवेंट्स भी करवाते हैं। क्या बात। अब चूंकि मैं ओमान जा चुका हूँ तो मैं उनके साथ इतना एक्टिव नहीं रहता, लेकिन सबसे सलाम दुआ। नहीं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यूनिक शौक है। देखने वाले भी सोच रहे होंगे कि यार क्या बंदा है ये। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और जो चीज़ें दिखती हैं इब्राहिम, तुम अपने परवरदिगार की कौन सी आप बस देखते ही रह जाते हैं, जुटलाओगे। बेशक हर चीज एक निशानी है, हर चीज सोचो फिक्र पे गौर करने पे हमें वो करती है कि हम इस पे गौर करें कि कैसे दुनिया बन गई, कि कौन चला रहा है इस जमीन और आसमान को। फिर निकलता है कि फबी आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह माजू के पुराने स्टूडेंट हैं। आज जब आप यूनिवर्सिटी में आए तो क्या क्या ऐसी इम्प्रूवमेंट्स आपने देखी जो कि आपने नोटिस की, जरा बताएं कि क्या चेंज आया बिफोर आफ्टर। देखें, एक तो मुझे एक एक्सपेंशनरी कह लीजिए फेस से गुजर रही है यूनिवर्सिटी। हम जब थे तो 2 बिल्डिंग्स थी एंड देयर वाज अ पार्किंग लॉट। अब देयर इज अ सेपरेट पार्किंग लॉट इन 3 बिल्डिंग्स। तो एक तो ये एक्सपेंशन हो गई। फिर मैंने ये भी नोट किया है कि लैब्स माशाल्लाह काफी बन गए हैं और वेल इक्विप्ड हैं। हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर जुबैर शेख साहब का ये विजन है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से उन्होंने 2016 से हमें ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी की फ्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर ही जा रही है। और उनका ही विजन है कि अपनी चीज़ों को इस तरीके से ऑटोमेट कर दें। और जाहिर सी बात है वो फिर AI के टीचर भी हैं, तो और रिसर्चर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो माशाल्लाह उनकी लीडरशिप के अंदर यूनिवर्सिटी बहुत एक्सेल कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। तो बहुत, ये तो आपने बिल्कुल ठीक देखा। और क्या कहना चाहेंगे? और अभी आई थिंक जो हम सब की फेवरेट कैनोपी होती थी, स्नो मोड। वो I like to break this news that the canopy is no more, but I think it's for the better. वहाँ पे जो आजकल अब आपने देखा पैडल वगैरह का भी सिलसिला हो रहा है, तो मेरे ख्याल में शायद वही कह रहा हूँ कुछ सिलसिला उस तरीके पे ओवरऑल रिवील नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अच्छा ही देखेंगे और फिर आपको बुलाएंगे उसमें भी अच्छा ही दोबारा इंशाल्लाह। तो ये चीजें हैं, डेवलपमेंट है। एक सवाल यहाँ पे ज़हन में आता है कि आप माशाल्लाह ओमान में हैं, 4-4.5 साल का अर्सा आपने वहाँ पे गुजार लिया, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान से लोग क्यों जा रहे हैं? और जो जा रहे हैं तो उनके पास क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए या क्या चीज़ों पे उनको फोकस करके जाना चाहिए? अच्छा, तो आपके सवाल के पहले पार्ट को जवाब देते हैं कि जा क्यों रहे हैं। पहले तो ये क्यों जा रहे हैं, पाकिस्तान में क्या नहीं है ऐसा? जी, मेरे हिसाब से 2 वजूहात आती हैं मेरे जहन में। एक तो वही कॉर्पोरेट टॉक्सिसिटी, जो हमने भी फेस की, आप गालिबन नहीं फेस कर रहे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह माजू में तो ऐसा नहीं, लेकिन पास्ट ऑर्गेनाइजेशंस में मैं ऐसा फेस करता रहा हूँ कि जो होता है ना आंसू आ जाते हैं। तो रिलेटेबल। हाँ, रिलेटेबल। तो एक तो ये चीज़ है, अगर एम्प्लॉई अपने आप को एक तरीके से रिस्पेक्टेड नहीं समझता तो फिर जाहिर है वो मूव करता है। और अगर उसके पास करेक्ट
स्किल सेट हो जो सवाल के दूसरे पार्ट में आएंगे, तो फिर वो सोचता है कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से। दूसरा इसका वजह ये है कि आपकी जो अशिया खुर्दनोश से लेकर लग्जरीज तक देयर इन सम वे पेग टू द डॉलर। अगर डॉलर की कोई एडवर्स इफेक्ट आता है पीकेआर पे, तो उस आइटम की प्राइस बढ़ जाती है। सही। अब आपने तो खरीदनी है, छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, एंड यू आर अ कंज्यूमिंग नेशन, तो आपकी जो प्राइस पे करनी है वो बढ़ जाती है, लेकिन आपकी सैलरी उतनी है, आपकी सैलरी पीकेआर में है, तो ये एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। परचेजिंग पावर सर, जी, परचेजिंग पावर की वजह से बहुत कम लोग मूव करते हैं। तो ये 2 वजूहात बड़ी हैं जो हमने सुनी है लोगों से, कि वो ऐसे क्यों, उनका रुझान ऐसा क्यों है। अपॉर्चुनिटीज़ का भी एक बड़ा कह लीजिए इसमें किरदार है। रीज़न बीइंग कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे भी मैंने रिसेंटली एक पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन की जिसमें AI रिलेटेड स्टार्टअप्स थे। सही। और मुझे खुशगवार हैरत हुई कि उसमें कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो बेस्ड इन पाकिस्तान हैं। सही। लेकिन अगर मैं वो आइडियाज़ आपको बताऊं तो वो मेन स्ट्रीम पे हैं ही नहीं। और फिर दूसरे जो आइडियाज़ हैं जो इस वक्त इजिप्ट में चल रहे हैं, जो जॉर्डन में चल रहे हैं, सऊदीया में चल रहे हैं, तो वो जो आइडियाज़ हैं यहाँ पे डिस्कस ही नहीं हो रहे। और जब उनके इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है सऊदीया जैसे मुल्क में, तो वो टैलेंट जब अट्रैक्ट करते हैं तो वो ग्लोबल टैलेंट अट्रैक्ट करते हैं। हमें हैरत नहीं होती वहाँ पे पाकिस्तानीज देखकर, क्योंकि माना हुआ टैलेंट है ये, स्पेशली आईटी की फील्ड में। लेकिन वहाँ पे अमेरिकन्स भी हैं, यूरोपियंस भी हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। बाकी अगर आपको दूसरा आपका जो सवाल का पार्ट है कि अगर ऐसा आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको जाना है, अच्छा जाने में कोई बुराई नहीं है, हिजरत सुन्नत है, सही जाना चाहिए। ना सिर्फ इस वजह से कि आपके फाइनेंशियल वजूहात हों, आपको बाहर निकलना चाहिए, आपका दिमाग वसी होता है, जैसे कहते भी हैं कि सफ़र वसीला है सफ़र। बिल्कुल। तो वो लाजमी एक मानी हुई बात है। तो उसको अगर आपने करना है तो आप ऐसी फील्ड्स को टारगेट कीजिए जिनकी डिमांड है। आप अगर नॉट अगेंस्ट एनी फील्ड, बट अगर आप ये कर रहे हैं प्लान कि मैं HR में MBA कर लेता हूँ और मैं बाहर मूव हो जाऊँगा, तो सॉर्ट टू बर्स्ट योर बबल, ये फील्ड्स GCC में बहुत ज़्यादा आप उस नेशन की स्पेसिफिकली कोटास पे चलती है। मार्केट सैचुरेटेड भी है ऐसी चीज़ों में। सैचुरेशन से ज़्यादा इन फील्ड्स पे उनके लोकल्स काम करते हैं, तो यानी आपको एक तरीके से ये वाला डोमेन आपका खत्म हो गया। सही। तो फिर आपको स्पेशलाइजेशन पे जाना पड़ेगा। हो सकता है HR की ही ज़्यादा कोई स्पेशलाइजेशन कर लें आप, या जैसे मेरी फील्ड है वो भी एक उसकी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे वो लोकल टैलेंट कम है। अब दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड वी आर अ वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ इट। हम मेंटोरिंग करते हैं वहाँ पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं, लेकिन फिलहाल फिर भी गैप है, कहीं बहुत गैप है। बहुत अब AI है, साइबर सिक्योरिटी है, उसकी मांग बहुत ज़्यादा है। जी, लेकिन वो भी बहुत तेज़ी से सैचुरेटेड होती जा रही है, बिकॉज एज यू प्रोग्रेस, आई थिंक 2026 की प्रेडिक्शन है कि AGI आ जाएगी। तो AGI 1 आने, यानी अगर आप कहिए कि ChatGPT जब से आपको पता है और AGI 1 आने का जो टाइम लगा है, उससे बहुत ही मिनिमल टाइम लगेगा AGI 1 से 2.0 में पहुंचने के लिए, क्योंकि फिर वो AGI खुद काम कर रहा होगा उस चीज़। सही। तो ह्यूमन कह लीजिए इंटरवेंशन उसमें कम हो जाएगी। कंप्यूटिंग करता है, थकता नहीं है। तो ये है, यस यू राइट। इनफैक्ट सर सॉफ्टवेयर हाउसेज में आजकल जूनियर डेवलपर्स को नहीं हायर किया जा रहा, इंटर्नशिप्स वगैरह खत्म हो गया, पूरा गेम चेंज हो गया। वो कहते हैं कि भाई जब तक ये आपका बच्चा जूनियर जो डेवलपर है ये 2 या 3 दिन लगाएगा, मेरा जो हमारा खुद का ChatGPT या कोई AI मॉडल है 2 घंटे में करेगा, तो हम क्यों रिसोर्स लगाएं, हम तो पेड AI के टूल्स ही ना खरीद लें। मतलब कहानी अब ऐसे हो गई कि अब तो बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और चीजों को सीखने की जरूरत है। स्टैंड आउट तभी आप करेंगे, वरना अगर आप रिवायती चीजें करते जाएंगे, आपकी वाली बात है भाई HR में MBA कर लिया, सिंपल चीज। जी, ऐसा ही है। तो जब इसका शुरुआत थी AI के एडवेंट की, तो हमने ज़रा इसको थोड़ा, क्योंकि जैसे आपको बताया भी मैं थोड़ा टेक एंथुसियास्ट हूँ,
तो मैंने कुछ जल्दी पिक किया था। सही। तो अभी ये है कि हम अपने काम में उसको इम्बेड करते हैं, लेकिन अगर वो गलत जवाब दे तो मुझे पता होता है जवाब गलत है। हाँ, यहाँ पे आपकी खुद के टेक्निकल स्किल्स आते हैं। बिल्कुल। एंड नो डाउट यस, जो आप बात कर रहे हैं कि जूनियर लेवल के या इंटर्नशिप्स रिप्लेस करती हैं ऑलरेडी, एंड इट्स अ गुड कॉस्ट कटिंग मेजर एज वेल फॉर द कॉर्पोरेट्स। लेकिन उसको ऊपर पहुंचने में देयर स्टिल देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर स्क्रूटनी, तो वो है अभी, बट थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। बिल्कुल, बहुत अच्छी हमारी बातचीत रही, बहुत अच्छा आपसे गुफ्तगू रहा। बस आप लास्ट हम उसको कंक्लूड करेंगे, रैप अप करेंगे, लास्ट क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को, आजकल की यूथ को, या हमारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हो उनको क्या कहना चाहेंगे? कि जो अभी के स्टूडेंट्स हैं, आप प्लीज़ अपनी ADHD को चेक में रखें, किसी चीज़ पे वक्त दें तो उसको प्रॉपर वक्त दीजिए एंड सी थ्रू, उसको आपने आधे रास्ते नहीं छोड़ना है। और एजुकेशन वाइज अपने आप को इक्विप रखें, टेक्निकली साउंड रखें, बिल्कुल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लें, लेकिन जो ड्यू इम्पोर्टेंस है टुवर्ड्स एजुकेशन वो भी आप उसको दीजिए। बाकी बस कंपोज रहें और अपने इंटरपर्सनल स्किल्स पे बहुत काम करें। ये आपको आपके टेक्निकल साइड से ज़्यादा, मतलब आप उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वो coupled with interpersonal skills, you can go far way इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ मौजूद थे सलमान और रहमान सिद्दीकी साहब। बहुत अच्छा लगा। दिल तो नहीं कर रहा ये पॉडकास्ट एंड करने का, लेकिन जाहिर सी बात है वक्त की कैद होती है, तो यहाँ पे ये सिलसिला हम पॉज कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे। इसी के साथ साथ हम और गेस्ट भी बुलाते रहेंगे और इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी सर आपको ज़हमत देंगे कुछ आगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, तो ज़रूर आप आइएगा, हमारे साथ कनेक्टेड रहें, और कनेक्टेड रहने का बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट से आप लोगों से होगी फिर से मुलाकात। इस कैंपस टू कैरियर एपिसोड 8 से मैं और सलमान साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।